456 लोगों ने एक ऐसे डेडली गेम में पार्टिसिपेट किया जहां उन्हें बताया गया था कि आप केवल बच्चों वाली नॉर्मल गेम्स खेलकर ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। परंतु क्या यह सब इतना ही सिंपल है जितना कि दिख रहा है? यह जानने के लिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। जहां सोंगी हुन काफी बेकार जिंदगी जी रहा है। वह तलाकशुदा है जिसने ऐसे खतरनाक लोगों से कर्जा लिया है जो इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी है। हालांकि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तू जानता है कि तेरी जिंदगी इतनी झंड क्यों है? 31 अक्टूबर 1974 को जन्मे सोंगी हुन साउथ कोरिया की सियोल सिटी में अपनी मां के साथ ही पले बड़े। हाई स्कूल पूरा करने के बाद इन्होंने ड्रैगन मोटर्स की असेंबली टीम में 16 साल तक काम किया, जब तक कि इन्हें अचानक नौकरी से निकाल नहीं दिया। और यह दिन इनके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनकी पत्नी कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। जबकि सोंगी हुन ने अपने साथियों के साथ हड़ताल की, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी जॉब्स वापस मिल जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ स्थिति बिगड़ गई और हड़ताल के दौरान उनके एक साथी की डेथ हो गई। और ये समय वही था जब उसकी बेटी का जन्म हुआ। एंड इसके बाद इन्होंने हड़ताल छोड़ कई छोटे मोटे काम भी किए, लेकिन ये इसमें बुरी तरह फेल हो गए। यह सब देख इनकी पत्नी ने इनसे तलाक ले लिया और उनकी पत्नी को कस्टडी मिल गई। साथ ही उसने किसी और व्यक्ति से शादी भी कर ली। आखिर तुमने अपनी बच्ची के लिए क्या ही किया है कि वो तुम्हें बाप कहे? और जब वो पैदा हुई थी तुम आए थे उससे मिलने, बोलो। इसी बीच सोंगी हुन अपनी माँ के साथ रहने लगे, जहाँ दोनों मुश्किल से ही गुजारा कर पा रहे थे। वहीं दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ने के साथ साथ वह जुआरी भी बन गया और पूरी तरह अपनी बूढ़ी माँ पर डिपेंड रहने लगा। एक दिन जब उसकी बेटी का जन्मदिन आया तो सोंगी हुन की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपनी बेटी को अच्छा खाना खिला सके। लेकिन सोंगी हुन ने यह पैसा और माँ की हेल्थ इंश्योरेंस में जो पैसा मिला था उन दोनों को ही हॉर्स रेसिंग में लगा दिया, जहाँ वो बार बार हारने के बाद फाइनली एक बार जीत गया। अरे कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना, मैं जीत गया, सच में जीत गया। और जब वो अपनी जीत पर खुशी बना रहा था तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं जिसने सोंगी हुन को कर्जा दिया था, जिन्हें देख वो भागने लगता है। एंड भागते टाइम वह एक लेडी से टकरा जाता है। सोंगी हुन काफी डरा और घबराया हुआ था, बट इसके बावजूद भी वह अपनी गलती समझता है और उस लेडी की हेल्प करने के बाद फिर से भागने लगता है। परंतु वे लोग उसे बाथरूम में पकड़ लेते हैं, जो इन्हें मारते वक्त काफी ज्यादा धमका भी रहे थे। सच बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, देता हूँ। तभी सोंगी हुन अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जब वह उस लेडी से टकराया था तो उसने मेरी जेब काट ली, जिसके बाद इन्हें और भी ज्यादा मार पड़ती है। एंड वह लोग इसे 1 महीने का टाइम देते हैं कर्ज चुकाने के लिए। साथ ही कहते हैं कि इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी एक किडनी और एक आंख बेच देंगे। अब इनके पास ओनली 10,000 वॉन ही बचे थे, जिससे वह अपनी बेटी को एक सस्ता सा डिनर कराता है। और तेरा पापा तेरे लिए ये क्या लेकर आया है? घर वापस जाते समय सोंगी हुन को मेट्रो स्टेशन पर एक सेल्समैन मिलता है। गाइस, मुझे पता है कि आपने अभी तक थोड़ा बोरिंग फील किया होगा, लेकिन इस बंदे की एंट्री होने के बाद ही असली स्क्विड गेम स्टार्ट होता है, जिससे आप पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहें। हाँ सही कहा। यह सेल्समैन सोंगी हुन को एक शानदार ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे साथ ताकची गेम खेलोगे तो मैं तुम्हें हर बार जीतने पर 1 लाख वॉन दूंगा, परंतु तुम हारे तो तुम्हें बस एक थप्पड़ खाना होगा। सोंगी हुन इसके लिए राजी हो जाता है। गेम स्टार्ट होता है, वो हर बार हारता है और लगातार थप्पड़ खाता है। एंड एक मोमेंट पर आकर वह जीतने लगता है, यानी उसने काफी सारे पैसे जीत लिए थे। फिर गेम खत्म होता है और वह जाने से पहले उसे कहता है कि तुम चाहो तो इससे भी ज्यादा जीत सकते हो, केवल यह बच्चों वाली गेम खेलकर। फिर सेल्समैन उसे एक कार्ड देता है जिस पर सिवाय एक नंबर के कोई और डिटेल्स नहीं होती। आप पर लोन शार्क्स का 160 मिलियन वॉन का कर्जा है और बैंक का कर्जा 255 मिलियन वॉन। कौन हो तुम? वह घर वापस जाते वक्त इस गेम के बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि उसे जीत की खुशी थी। फिर उसे अपनी माँ से पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ अगले साल अपने नए हस्बैंड के साथ अमेरिका शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब था कि उसके पास ओनली 1 साल था अपनी काबिलियत साबित करने और अपनी बेटी के साथ रिश्ता बचाने का। उसे मजबूरन सोंगी हुन ने कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल किया। क्या आप गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो अपना पूरा नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। फिर उसे एक निश्चित स्थान पर मिलने के लिए कहा, जिसका कोड था रेड लाइट ग्रीन लाइट। फिर वहाँ एक मास्क पहना व्यक्ति आता है जो कि सोंगी हुन के अलावा और 455 लोगों को इसी तरह बेहोश करके इन्हें किसी दूर आइलैंड पर ले जाया जाता है। और वहां पहुंचने पर बेहोशी की हालत में ही इनके कपड़े चेंज करने के साथ साथ पैसे, मोबाइल, घड़ी भी निकाल लेते हैं ताकि ये किसी को कांटेक्ट ना कर सकें और ना ही कोई बाहर वाला इनकी लोकेशन डिटेक्ट कर पाए। एंड फिर मॉर्निंग में सभी कंटेस्टेंट एक बड़े से कमरे में जागते हैं जहाँ सभी ने वह आइकॉनिक ग्रीन जंपसूट पहना हुआ है और इस रूम पर सर्विस लाइन्स कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है, जिससे कि एक भी कोना छूट न जाए। मेरे पास गिनती के दिन बचे हैं। मतलब? मेरे सर में खून जम गया है। इन लोगों को जो लीड कर रहा है उस व्यक्ति का नाम फ्रंटमैन है, जो कि इन गार्ड से बिल्कुल डिफरेंट मास्क पहना हुआ है। ऐसा लगता है मानो जैसे वह इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ मनोरंजन के लिए चला रहा है। यहाँ सभी कंटेस्टेंट को 1 से 456 तक की आईडी नंबर दी गई है, जिसमें सोंगी हुन को 456वां नंबर मिला है, यानी वो लास्ट कंटेस्टेंट है। इन्हें यहाँ कुछ जाने पहचाने चेहरे भी मिलते हैं, जैसे ये लेडीज जिसने सोंगी हुन की जेब काटी थी और उसका एक बचपन का दोस्त सांगवू। तुमने भी कर्जा चढ़ा रखा है क्या?
तुम तो पढ़ाकू लड़के थे। फिर कुछ पिंक गार्ड्स कमरे में आते हैं जिन्होंने डिफरेंट शेप्स के मास्क पहन रखे हैं। चलिए मैं आपको पहले इन तीनों गार्ड्स की रैंक बता देता हूँ, जहाँ आपको पिंक गार्ड्स को समझने में आसानी होगी। जिसमें 3rd नंबर पर है ये सर्कल वाला गार्ड, जो कि साफ सफाई करने के साथ ही मरे हुए प्लेयर्स को जलाना और उन्हें खाना बांटने का काम भी यही करते हैं। ये अपनी सीनियर्स के परमिशन मिलने पर ही बोल सकते हैं। 2nd नंबर पर है ये ट्रायंगल गार्ड्स, जो गेम में फेल हुए प्लेयर्स को मारने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें MB5 ऑटोमेटेड गन दी गई है और ये आसानी से सभी से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अपने आप किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकते। 1st नंबर पर है स्क्वायर गार्ड्स, जो कि फ्रंटमैन के नीचे काम करते हैं। इन्हें केवल रिवॉल्वर से ही लेस किया गया है। ये बाकी गार्ड्स को ऑर्डर देने के अलावा सही गलत की समझ रखते हुए खुद डिसीजन भी ले सकते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये फ्रंटमैन के सबसे भरोसेमंद गार्ड्स हैं। सो अब आपको इन तीनों गार्ड्स के बारे में समझ आ गया होगा, तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं आप सबका यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गार्ड्स कमरे में आने के बाद उन्हें समझाते हैं कि वे सभी अगले 6 दिन यहाँ बिताएंगे, जिसमें हर दिन एक नया गेम खेला जाएगा। जो हार जाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और केवल लास्ट में बचा प्लेयर ही 45.6 बिलियन वॉन यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से ऑलमोस्ट 273 करोड़ रुपए जीतेगा। गार्ड्स उन्हें यह भी बताते हैं कि सोंगी हुन की तरह ही यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार है, जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए आप सभी ने ये थप्पड़ वाला गेम खेला है, जो कि एक प्रकार से स्क्विड गेम में एंटर होने का टेस्ट था। आप सभी अपनी मर्जी से इस गेम में हिस्सा लेने के लिए सहमति दी थी। मैं आप सबको एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। एंड फिर प्लेयर्स को एक वेबर साइन करना पड़ता है, जिसमें केवल 3 रूल्स ही लिखे हुए थे। इन सब के बाद उनकी एक फोटो खींची जाती है, जिसमें वो आइकॉनिक स्माइल मूवमेंट आप साफ देख सकते हैं। इन सब के बाद फाइनली फर्स्ट गेम स्टार्ट होता है, जहाँ इन सभी प्लेयर्स को एक बड़े फील्ड में ले जाया जाता है। वहाँ इस बड़ी सी डोल को देख प्लेयर्स सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या है। आज का पहला गेम जो हम खेलेंगे वो है ग्रीन लाइट रेड लाइट। तभी उन्हें गेम के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि आप सभी को स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो जाना है और जब ये डोल गाना गाएगी तब आपको आगे बढ़ना है और जैसे ही गाना बंद होगा वैसे ही प्लेयर्स को स्टैचू होना होगा। बट अगर कोई हिलता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उन्हें ओनली 5 मिनट में फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा और जो टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। प्लेयर्स को यह सुनकर गेम काफी इंटरेस्टिंग लगता है जब तक कि उनमें से कोई हिल नहीं जाता। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, क्या मजाक है? कौन पहले पहुंचेगा? परंतु तभी एक कंटेस्टेंट हिल जाता है और उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसे देखकर वे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ। एंड जब ये प्लेयर देखता है कि वह केवल हिलने पर मारा गया है तो वह भागने लगता है। फिर उसमें भी गोली पड़ती है और खून दूसरे प्लेयर पर गिरता है, जो चिल्लाने की वजह से मारी जाती है, क्योंकि चिल्लाना भी एक प्रकार से हिलना ही माना जाता है। इससे सभी प्लेयर्स को एहसास होता है कि यहाँ एलिमिनेट का मतलब है मार दिया जाना। यह देख कई लोग घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन छत पर छिपे स्नाइपर्स उन्हें भी एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद फिर से अनाउंस किया जाता है कि अगर आप हिलते हुए पकड़े गए तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। सब खेले ग्रीन लाइट रेड लाइट, ये खेल है निराला। सो प्लेयर्स इस बार समझ जाते हैं और ठीक तरह से गेम खेलने लगते हैं। जहाँ सोंगी हुन की डर के मारे हालत खराब थी, जिससे वह हिल भी नहीं पाता। उसके बचपन का दोस्त सांग उसकी हेल्प करता है और उसे बताता है कि अगर तुम किसी लंबे व्यक्ति के पीछे छिपकर आगे बढ़ोगे तो डोल तुम्हारे हिलने पर भी मोशन डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। यह सुनकर वो डर से ही सही गेम खेलने लगता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाला था कि उसके पीछे खड़ा प्लेयर यानी कि अली ने उसकी जान बचाई। इस बंदे के बारे में आपको आगे पता चल जाएगा कि ये कौन है। और फिर जैसे ही वह डोल गाना स्टार्ट करती है वे दोनों जल्दी से फिनिश लाइन पार कर लेते हैं, वो भी जस्ट 1 सेकंड पहले। एंड जो प्लेयर्स फिनिश लाइन पार नहीं कर पाए उन्हें मार दिया गया और यहाँ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि प्लेयर्स फर्स्ट गेम खेलने के बाद से ही सदमे में है, बिकॉज उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे किसी ऐसे डेंजरस गेम में फंस जाएंगे। इसके बाद फिर गार्ड्स रूम में एंटर होते हैं। आप सबने पहला गेम पार कर लिया है, इसके लिए आप सबको कांग्रेचुलेशन। और उन्हें रिजल्ट बताते हैं कि पहले गेम में कुल 456 में से 255 प्लेयर्स ही एलिमिनेट हुए हैं, जहाँ बचे हुए 201 प्लेयर्स ही नेक्स्ट गेम खेलेंगे। यह सुनते ही कुछ लोग गेम से निकलने और घर वापस जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। तभी गार्ड्स उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने जो वेबर साइन किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि गेम छोड़ने वालों को वैसे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसलिए आपके पास यही एक मौका है कि आप गेम जीतकर अपनी लाइफ को बेहतर बना लें। जबकि इन सभी में हायर एजुकेशन वाला सांगू था, जिसने वेबर साइन करने से पहले सब कुछ पढ़ा था। वह गार्ड से कहता है कि रूल नंबर 3 में ये लिखा था कि प्लेयर्स वोट करके गेम खत्म कर सकते हैं और यह रूल तभी फॉलो होगा जब मोर देन प्लेयर्स खेलने से मना कर दें। सो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर प्लेयर्स गेम छोड़ने को तैयार थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम आपको मौका दे रहे हैं। इसे मौका कहते हैं आप हमें बच्चों का खेल खिलाकर मार रहे हैं, इसे मौका कहते हैं क्या? बट इसमें ट्विस्ट तब आता है जब गार्ड से वोटिंग से पहले जीत की रकम दिखाकर ये बताते हैं कि प्रत्येक मौत पर 60 लाख रुपए ऐड होंगे और फर्स्ट गेम में 255 लोग मारे गए। इस हिसाब से टोटल रकम हुई 152 करोड़, यानी लास्ट गेम तक ऑलमोस्ट 273 करोड़ हो जाएंगे। परंतु अगर आपने अभी गेम छोड़ दी तो फर्स्ट गेम की रकम मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली में बांट दी जाएंगे। और यह सुनकर कुछ कंटेस्टेंट लालची हो जाते हैं। अगर हमने अभी छोड़ दिया तो सिर्फ मरने वालों को ही फायदा होगा
सिर्फ उनको ही 100 मिलियन मिलेंगे। फिर वोटिंग स्टार्ट होती है जिसमें 100 वोट ना खेलने वालों की तरफ जबकि 101 वोट खेलने वाले प्लेयर्स की तरफ था और अब इसलिए सभी को घर वापस जाना होगा। यह देखकर कुछ लोग कहते हैं कि हमें गेम आगे खेलनी है, जिस पर गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि अभी आपको घर वापस जाना होगा, लेकिन अगर आप में से ज्यादातर प्लेयर्स अगेन गेम में एंट्री लेना चाहेंगे तो हम गेम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सभी प्लेयर्स को घर वापस भेज दिया जाता है। गार्ड्स अली और सांगवू को एक साथ छोड़ जाते हैं। जहाँ अली के पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे तो सांगवू उसे थोड़े पैसे देता है जिससे अली पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोंगी हुन स्क्विड गेम का कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उन्हें इस खतरनाक गेम के बारे में बताता है, जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि कोई बच्चों वाली गेम में कैसे मारा जा सकता है। वह उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल भी करते हैं। हेलो यस, क्या मैं आपके साथ कोई गेम खेल सकता हूँ? अगर गेम खेलने का इतना शौक है तो इंटरनेट कैफे में जाके गेम खेल कमीने। परंतु इनके पास कोई प्रूफ न होने की वजह से पुलिस वाले इन्हें पागल समझकर भगा देते हैं। बट वहीं एक ऐसा पुलिस ऑफिसर था जिसका भाई भी पिछले कुछ दिनों से गायब था और उसके कमरे से भी ठीक ऐसा ही कार्ड मिला था, लेकिन वह उसे यहाँ कुछ बोल ही नहीं पाता। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कोई दूसरा कंटेस्टेंट दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं इस एपिसोड में केवल मेल लीड प्लेयर्स की प्रॉब्लम दिखाई गई है जो की आपको इमोशनल रूप से स्क्विड गेम से जोड़ेंगी, इसलिए वीडियो को स्किप या बीच में मत छोड़ना। मैंने वापस जाने का फैसला किया है, शायद मैं वहाँ इस बार जीत ही जाऊं। फिर हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है कि उसका एक छोटा भाई है जिसे इन्होंने अनाथ आश्रम में रखा है क्योंकि इनकी फैमिली किसी और देश से कोरिया आई थी, लेकिन किसी कारण से इनकी माँ वहीं छूट गई और ये दोनों यहाँ पहुँच गए। यहाँ सीबीओ को अपनी माँ को खोजकर वापस लाना एंड कोरिया में अपना एक घर लेकर साथ रहना चाहती है। पहली बात उनको तुम्हारे माँ बाप का पता दोबारा ढूंढना होगा। कितना पैसा लगेगा? 40 मिलियन वॉन से ज्यादा। तो यही रीजन है कि सीबीओ ने स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद अली के बारे में बताया जाता है जो कि पाकिस्तान से कोरिया अपनी वाइफ और बच्चे के साथ कमाने आया था, परंतु यहाँ कुछ साल काम करने के बाद अब वह वापस पाकिस्तान जाना चाहता है, लेकिन उसने जहाँ काम किया था वह व्यक्ति इनकी सैलरी नहीं दे रहा था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज। और तभी अली गुस्से में उससे पैसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सीडेंटली उसका पूरा हाथ मशीन में चला जाता है। उधर अली पैसे लेकर भाग जाता है और अपनी वाइफ को पैसे देकर पाकिस्तान भेज देता है एंड वह दोबारा गेम में एंट्री लेता है। देन हमें सांगवू दिखाया जाता है जो कि अपने कर्जदारों और पुलिस से छिपकर इस घर में बैठा हुआ था, जहाँ पुलिस वाले उसकी माँ से सांगवू के बारे में पूछताछ करते हैं। इन सबसे परेशान होकर वह भी दोबारा गेम में लौट जाता है। इसके बाद सोंगी हुन के घर का हाल दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ ने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था जिस वजह से उनके दोनों पैर सड़ गई थी। वहीं डॉक्टर ने बताया कि अगर जल्दी पैरों की सर्जरी नहीं कराई तो उनके पैर काटने पड़ सकते हैं। सोंगी हुन उन्हें इलाज कराने को कहता है, लेकिन वह कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, साथ ही मुझे जो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे मिले थे उसे तूने जुए में लगा दिए। अगर मैं भर्ती हो गई तो क्या होगा? घर का किराया कौन भरेगा बोल? कुछ पता भी है हॉस्पिटल में इलाज का खर्चा कितना होता है? यह सुनकर सोंगी हुन अपनी तलाकशुदा वाइफ से कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन वह देने से मना कर देती है। इसके बाद वह अपनी दोस्त से पैसे उधार मांगता है और वह भी पैसे देने से मना कर देता है। फिर सोंगी हुन के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उस गेम में लौटने के। तभी उसके पास वही पुलिस ऑफिसर आता है जिसके भाई के रूम में भी सेम कार्ड मिला था, इसलिए उसे लग रहा था कि कहीं उसका भाई भी गेम में ना मारा गया हो। वह सोंगी हुन से पूछता है कि मुझे उस गेम के बारे में बताओ, लेकिन सोंगी हुन पहले ही काफी परेशान था, इसलिए वह उस गेम के बारे में कुछ नहीं बताता। परंतु डिटेक्टिव जुनहो उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि वह मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। और जब गार्ड सोंगी उनको लेने आते हैं तो जुनहो उस वैन का पीछा करता है और यहाँ पर सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। फिर तीसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जुनहो उस वैन का पीछा करता हुआ शिपिंग पोर्ट पर चढ़ जाता है, जहाँ एक गार्ड को मारकर उनके कपड़े और मास्क पहनकर उन्हीं में मिल जाते हैं। क्या कर रहे हो? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रूल भूल गए हो क्या? जब तक सीनियर न कहे तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे गार्ड सभी प्लेयर्स के कपड़े चेंज कर उन्हें वही नंबर वाले कपड़े पहना देते हैं। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोंगी हुन प्लेयर नंबर 1 को जगाते हुए उससे कहता है कि अंकल आप इस गेम में दोबारा क्यों आ गए। इन दोनों की आपस में बातचीत चली रही थी कि तभी वहाँ सांगवू आता है और उसके पीछे से अली भी आ जाता है, जिसे देख सोंगी हुन थैंक्स बोलता है क्योंकि फर्स्ट गेम में अली ने ही उसकी जान बचाई थी। तूने देखा था ना कैसे मुझे एक हाथ से मजबूती से पकड़ रखा था। हम यह देखते हैं कि ये चारों अपनी एक टीम बना लेते हैं। वही दूसरी तरफ जंग ड्यू ऐसे लोगों के साथ टीम बनाता है जो कि एक प्रकार से क्रिमिनल्स की टीम लग रही थी, जबकि सीबीओ किसी के साथ टीम नहीं बनाती। साथ ही उन्हें पता चलता है 201 प्लेयर्स में से कुल 187 ही वापस आए हैं। 201 प्लेयर्स में से 187 प्लेयर्स वापस आए हैं। जो वापस नहीं आए उन पर नजर रखना। गेम्स अगले दिन से स्टार्ट होने वाली थी, तब उस रात सीबीओ टॉयलेट के बहाने हॉल से बाहर जाती है और एयर वेंट में घुसकर गार्ड्स पर नजर डालती है ताकि वह नेक्स्ट गेम के बारे में जान सके। वहाँ उसे दिखता है गार्ड्स बहुत सारी शुगर यानी चीनी पिघला रहे हैं। यह देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद डिटेक्टिव जिन्हो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसने सर्कल गार्ड का मास्क पहन रखा है, जो उन गार्ड्स के बीच रहकर उनके बारे में सब कुछ पता लगा रहा था। देर सुबह होती है जहाँ सीबीओ किस लेडी को बताती है कि मैंने गार्ड्स को चीनी पिघलाते हुए देखा और एक्चुअल में उन दोनों को ही समझ नहीं आता कि आखिर वे क्या कर रहे थे।
परंतु उनके बीच हो रही इस बात को सांगू सुन लेता है और वह कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने वहाँ क्या देखा। पर सीबियोक उसे सब कुछ बता देती है और जब वे सभी गेम में एंटर करते हैं तो सांगू दीवार पर बने उन पैटर्न्स को देखकर समझ जाता है कि नेक्स्ट गेम कौन सी होने वाली है, लेकिन वह इसके बारे में न अपनी टीम और न ही सीबियोक को बताता है। यहाँ तक कि वह सभी को डिफरेंट शेप चुनने को कह देता है। इसलिए अली सर्कल चुनता है एंड प्लेयर नंबर 1 स्टार और ये अम्ब्रेला शेप चूज करता है जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शेप्स थे। मेरे तो लग गए। उधर सांगू ट्रायंगल चुनता है जिसे देख सीबियोक भी ट्रायंगल चुनती है। फिर उन्हें बताया जाता है कि आपने जो शेप चुनी है उसे आप इस सुई की मदद से खुरच कर निकालेंगे, परंतु अगर किसी का शेप टूटा या 10 मिनट से पहले नहीं निकाल पाई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम शुरू होता है और फिर सभी प्लेयर्स अपनी शेप निकालने में लग जाते हैं, जिसमें सबसे पहले इस बंदे का शेप टूटता है क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला था जो कि इन सभी शेप्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था और फिर उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। उधर सोंगी उनके पास भी वही शेप था, इसलिए वह बड़े ध्यान से अपने शेप को टूटने से बचाने के लिए काफी कोशिश कर रहा था। इन सभी प्लेयर में सबसे पहले गेम पार करने वाला प्लेयर नंबर 111 था। इस बंदे ने गेम को सबसे जल्दी इसलिए पार कर लिया क्योंकि उसे पहले ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट गेम कौन सी होगी और इन्हें ये कैसे पता चलता है यह जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, जहाँ सेकंड नंबर पर गेम पार करने वाले सांगू और सीबियोक थे बिकॉज जिनके पास सबसे सिंपल शेप्स थे। कुछ देर बाद अली भी इसे पार कर लेता है। वहीं सोंगी उनको समझ आ जाता है अगर उसे पीछे से चाटा है तो यह शेप आसानी से निकल जाएगी, जिसे देख बाकी प्लेयर्स भी चाटना स्टार्ट कर देते हैं। सोंगी हुन लकीली केवल 1 सेकंड पहले ही अपनी शेप को निकाल लेता है जिससे उसे एक और दिन जीने का मौका मिल गया। वहीं हम आगे देखते हैं कि टाइम अप होने पर वह प्लेयर्स को मारने ही वाले थे कि उनमें से एक व्यक्ति ने स्क्वायर गार्ड पर गन पॉइंट कर दी और उसे मास्क उतारने पर मजबूर किया। तुम इतने छोटे हो, यहाँ पर कैसे आए? तो उसने देखा कि गार्ड एक्चुअल में कितना यंग था, इसलिए वह उसे मारने की बजाय खुद को ही गोली मार लेता है। एंड यह सब देख फ्रंटमैन वहां आकर गार्ड को शूट कर देता है और उन्हें बताता है कि अगर तुम्हारा मास्क हटा तो समझो तुम मारे गए, यह कहकर चला जाता है। वहीं जुनहो भी ये देख रहा था और तभी उसने वहाँ से वह स्क्वायर शेप वाला मास्क उठा लिया जो कि एक हाई लेवल का मास्क था। शुक्र है आप लोग ठीक है, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। क्या लगता है मैं आसानी से मर जाऊंगा? मैं संगमुन डॉग का सॉन्ग की हूँ। इसके बाद देखा जाता है कि गार्ड्स प्लेयर को बताते हैं कि 187 प्लेयर्स में से कुल 108 ही बचे हैं जो तीसरे गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही उन्हें जीत की रकम भी दिखाई जाती है जो अब बढ़कर 200 करोड़ हो गई थी। इन सब के बाद प्लेयर्स को खाना दिया जाता है जहाँ ये 502 बार खाना ले लेते हैं, जिस वजह से खाना कम पड़ जाता है और उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। मेरा खाना क्यों चुरा तुम लोगों ने? अच्छा तो ये तेरा है, तेरा नाम लिखा है क्या? जहाँ इस टीम का लीडर एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटकर मार देता है जबकि गार्ड्स वहीं खड़े देखते रहते हैं। उसके मरने पर 60 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं। इससे सभी को समझ में आता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे को मारकर भी इनाम की रकम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ गार्ड्स प्लेयर नंबर 111 के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स का कालाबाजारी कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति पहले एक डॉक्टर था जो इनकी हेल्प कर रहा था। बकवास बंद करो और मुझे बताओ कल कौन सा गेम खेलने वाले? इसलिए गार्ड्स उसे पहले ही नेक्स्ट गेम की सारी इन्फॉर्मेशन दे देते थे। गार्ड्स उसे बताते हैं कि नेक्स्ट गेम रस्सी खींचने का होगा तो तुम कोई ताकतवर टीम चुन लेना। उधर जैसे ही लाइट बंद होती है वैसे ही प्लेयर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं केवल और केवल जीत की रकम बढ़ाने के लिए। फिर लाइट्स वापस जलती हैं और गार्ड्स इन सभी को अलग करते हैं। साथ ही जो प्लेयर्स मारे गए थे उनकी रकम हैंड टू हैंड ऐड हो जाती है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये लेडी इसे पसंद करती है। आखिर तक मेरा साथ दोगे ना? धोखा तो नहीं दोगे ना? भरोसा रखो, हम दोनों एक साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे। देन सुबह सभी प्लेयर्स तीसरे गेम में एंटर करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि गेम खेलने से पहले आप सभी 10-10 बंदों की एक टीम बना लें क्योंकि इधर डॉक्टर को पता था कि कौन सी गेम होगी, इसलिए वह उनसे मर्दों की टीम बनाने को कहता है और वह भी ऐसा ही करता है। यह बंदा इसे धोखा देता है और अपनी टीम में लेने से मना कर देता है। जैक हॉक्सू, अब तू देखना, बोला था ना मैंने, धोखा देगा तो मार दूंगी। मैं तो डर गया। तो सोंगी हुन भी अपनी टीम बनाता है जहाँ सांगवू को पहले ही एहसास हो जाता है कि हमें मर्दों की टीम बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता जबकि उसकी टीम में 3 लेडी और एक ओल्ड मैन पहले से ही था जिससे ये सबसे ज्यादा कमजोर टीम बन चुकी थी। इसके बाद प्रत्येक टीम को अलग अलग लाइन में बैठा देते हैं। फिर सभी को बताया जाता है कि इस गेम का नाम टग ऑफ वॉर है जहाँ 2 टीम्स को एक ऊंची जगह पर खड़े होकर गेम खेलना था जिसमें नीचे गिरने वाली टीम मारी जाएगी। यह सुनने के बाद सोंगी हुन की टीम सबसे ज्यादा डरी हुई थी। इनका मुकाबला ऐसी टीम से होता है जिसमें सभी हट्टे कट्टे मर्द थे, जिसे देख ये लोग और भी घबरा गए। तभी प्लेयर नंबर 1 उन्हें गेम की स्ट्रेटेजी बताता है। टग ऑफ वॉर अच्छी रणनीति और टीम वर्क से जीता जा सकता है, चाहे टीम कितनी ही कमजोर क्यों न हो। वो कहता है कि एक प्लेयर राइट साइड और एक लेफ्ट साइड खड़ा होगा, साथ ही पहले 10 सेकंड तक कैसे भी डटे रहेंगे जिससे दूसरी टीम बुरी तरह थक जाएगी और उसी टाइम हम रस्सी खींचेंगे। परंतु इसके बावजूद भी वे हारने के कगार पर थे कि तभी सांगवू ने अचानक 3 कदम आगे बढ़ने को कहा जिससे दूसरी टीम का बैलेंस बिगड़ गया और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरा जोर लगाकर उन्हें हरा दिया। बाकी गेम्स भी चलती रही लेकिन हमें इतना ही
दिखाया गया। क्या तुम्हें उन लोगों की चीखें सुनाई नहीं दे रही जो आज मर गए और हमें जिंदा रहने का एक मौका दिखाए? हमें उनके एहसान मानना चाहिए। इसके बाद पता चलता है कि अब केवल 40 प्लेयर्स ही बचे हैं जो 4th गेम में एंटर होंगे। फिर हम इस सीन को देखते हैं जहाँ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर ऑर्गन्स निकालने का काम कर रहे हैं। इन सब के बीच डिटेक्टिव जुनहो भी है जो इनकी सारी बातचीत सुन रहा था। ये सभी बात कर रहे थे उस प्लेयर के बारे में जिसकी केवल एक ही किडनी थी, जो कि ऑपरेशन के वक्त उठकर खड़ा हो गया था। यह सुनने के बाद जुनहो समझ जाता है कि मेरे भाई के पास भी केवल एक ही किडनी है। यहाँ जब ये बाहर ऑर्गन्स पहुंचाने जाते हैं तो जुनहो उस गार्ड पर गन पॉइंट करके पूछता है क्या तुमने ही उस व्यक्ति की किडनी निकाली जिसके पास केवल एक ही किडनी थी? और गार्ड उसे बताता है वो एक किडनी वाला मेल नहीं बल्कि फीमेल था। मैं सच कह रहा हूँ, वो एक औरत थी। कैसे करूं मैं तुम पे भरोसा? और अगर तुम्हें अपने भाई के बारे में पता लगाना है तो तुम लीडर के कमरे में जाकर प्लेयर्स की लिस्ट देख सकते हो। इतना सुनने के बाद वह उसे मार देता है। उधर डॉक्टर और गार्ड्स के बीच लड़ाई छिड़ जाती है जिसके बारे में फ्रंटमैन को पता चल जाता है तो वह उन सभी गार्ड्स और प्लेयर नंबर 111 को मार देता है जो ऑर्गन्स कालाबाजारी करने के साथ साथ उसे गेम बताकर चीटिंग कर रहे थे। इसलिए फ्रंटमैन उन्हें मारकर लटका देता है और प्लेयर्स को दिखाते हुए अनाउंस किया जाता है कि गेम में चीटिंग करने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी। जिन लोगों को आप देख रहे हैं इन्होंने अपने फायदे के लिए यहाँ के रूल्स तोड़े हैं, इस जगह के माहौल को गंदा किया है। जिसके बाद इन्हें 4th गेम के बारे में इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसमें इन्हें दो बंदों की एक टीम बनाने को कहा जाता है। जहाँ सांगवू अली के साथ टीम बनाता है वहीं सीबीओ इस लड़की के साथ अपनी टीम बनाती है, लेकिन कोई भी इस बूढ़े आदमी के साथ टीम नहीं बना रहा था। यह देखकर सोंगी उनको काफी बुरा लगता है, इसलिए वो इस ओल्ड मैन के साथ टीम बना लेता है। सभी प्लेयर्स स्टाफ के साथ जाकर अपनी अपनी पोजीशन ले लें। उधर हम फ्रंटमैन को देखते हैं जिसे पता चलता है कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ घुस आया है, जिसे खोजने के लिए वो चारों तरफ अपने आदमी लगा देता है। सारे ऑक्सीजन टैंक्स यहीं पर हैं, वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। हालांकि जुनहो फ्रंटमैन के ऑफिस में ही छिपा हुआ था जहाँ सारी फाइलें रखी हुई थी जिसमें अब तक के सभी प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन थी। जुनहो उन फाइल्स में अपने भाई को तलाश रहा था और यहाँ उसे पता चलता है कि ये डेंजरस गेम ऑलमोस्ट 30 साल से चल रही है जिसमें उसके भाई ने 6 साल पहले पार्टिसिपेट कर इस गेम का विनर बन गया था। फिर जुनहो इन फाइल्स की फोटो खींच लेता है ताकि उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्लेयर्स गेम खेलने को तैयार थे। वहाँ प्रत्येक प्लेयर्स को 10-10 कंचे दिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल करके अपने साथी के साथ कोई एक गेम खेलना होगा और उससे सारे कंचे जीतने होंगे जिसके लिए उन्हें 30 मिनट दिए जाते हैं। मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। सुनिए सर, मैं किसी और के साथ खेलना चाहता हूँ। इस गेम के रूल्स सुनकर सभी शौक हो जाते हैं क्योंकि सोंगी हुन ने इस बूढ़े व्यक्ति के साथ टीम बनाई। सांगवू ने अली के साथ और इन दोनों की टीम हस्बैंड वाइफ की थी। वहीं सीबियोक ने इस लड़की के साथ टीम बनाई जहां इनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी और ऐसा ही हाल इन सभी का था। यहाँ पहले अली और सांगवू को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है जिसमें अली इनसे लगातार गेम जीतता जा रहा था। साला धोखेबाज, तू चीटिंग कर रहा है ना? सांगवू, आप ये क्या कह रहे हैं? तो तू लगातार कैसे जीत रहा है बोल? लेकिन सांगवू किसी तरह अली को बेवकूफ बनाकर उससे सारे कंचे छीन लेता है, जबकि अली काफी सीधा साधा व्यक्ति था जो कि सांगवू पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था और इसी का फायदा उठाते हुए उसने अली के कंचों की थैली गिट्टियों की थैली से चेंज कर दी। सो उसके पास कंचे न होने की वजह से उसे एलिमिनेट कर दिया गया। उधर हम सोंगी उनको देखते हैं जो बिल्कुल हारने के कगार पर पहुंच गया, यानी अब उसके पास केवल एक ही कंचा बचा हुआ था। अभी एक बचा है, मेरे पास अभी एक बचा है। ये दोनों इवन एंड ऑड गेम खेल रही थी और फिर उसने अपने लास्ट कंचे पर दाव लगाते हुए ऑड बोला जबकि आया इवन। इसका मतलब था कि सोंगी हुन पूरी तरह हार चुका था, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्लेयर नंबर 1 को ब्रेन ट्यूमर था, इसलिए वह भूल गया कि सोंगी हुन ने ऑड बोला था या इवन। तुमने अभी क्या कहा था? इवन का। जबकि सोंगी हुन ने उसके भूलने वाली इस बीमारी का फायदा उठाया और उसके सारे कंचे जीत लिए। एंड फिर सोंगी हुन उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि प्लेयर नंबर 1 मारा गया। जिसके बाद हम इन दोनों लेडीज को देखते हैं जो ऑलमोस्ट 25 मिनट तक बातचीत ही कर रही थी और फिर दोनों गेम खेलती है जिसमें ये लड़की जानबूझकर हार जाती है क्योंकि असल लाइफ में उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। जबकि सीबियोक ने उसे बताया था कि उसका एक भाई है, साथ ही वो अपनी माँ को भी खोज रही है ताकि वे तीनों एक साथ मिलकर रह सकें। इसलिए वो सीबियोक के सपने को पूरा करने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है और इस तरह 4th गेम का एंड होता है। लिटरली गाइस ये गेम इन सभी में सबसे ज्यादा इमोशनल था। इस जगह पर सबने किसी न किसी अपने को मार दिया है उन पैसों के लिए। उधर फ्रंटमैन को शक होता है कि कोई मेरे ऑफिस में घुसा आया है, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, परंतु जुनहो उसी ऑफिस में छुपा हुआ था। फिर हम उन 17 प्लेयर्स को देखते हैं जो कि अभी गेम जीत कर आए हैं। आपको याद होगा कि यहाँ एक कपल भी था जिन्होंने ये गेम साथ में खेला था जिसमें इस व्यक्ति की पत्नी मारी गई और इसलिए वह सुसाइड कर लेता है। उस बैठिए का क्या हुआ? वो अभी तक नहीं मिला। जल्दी ढूंढो उसे, सारे वीआईपीज़ आने वाले हैं। देन उस आइलैंड पर 6 फॉरेनर वीआईपी आदमी आते हैं जो कि अब तक उन गेम्स को अपने देश में बैठकर सीसीटीवी पर देख रहे थे। ये वीआईपी असल में उस गेम बनाने वाले आदमी के दोस्त थे जिसके साथ में मिलकर लास्ट 2 गेम्स को लाइव देखने आए थे, लेकिन फिलहाल उस जगह का बॉस कहीं और बिजी था, इसलिए वो फ्रंटमैन को उन वीआईपी का स्वागत करने को बोलता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ जो फॉरेनर आए हैं वे सभी अपनी पहचान छिपाकर रखे हुए हैं और उनकी खातिरदारी भी काफी ज्यादा की जा रही थी और इस मौके का फायदा उठाकर जुनहो एक वेटर की जगह ले लेता है और उन वीआईपी को ड्रिंक सर्व करने लगता है। Very well. Let me introduce the next game. What the hell is that?
स्टेपिंग स्टोन्स। एंड इसी बीच प्लेयर्स को 5वें गेम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उनके सामने 16 पुतले थे जिनके जैकेट पर 1 से 16 तक नंबर डले हुए थे, जहाँ सांगवू 14वां नंबर और सेवियोक 15वां नंबर चुनती है, जबकि सोंगी हुन नंबर 1 को चुनने ही वाला था कि एक व्यक्ति ने पहले जाने की अपील की, जिससे इन्हें 16वां नंबर मिल गया। सभी प्लेयर्स का हम 5वीं गेम में स्वागत करते हैं। 5वीं गेम है ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स। आप सभी को इस कांच के बने हुए पुल को पार करना होगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि उस ब्रिज पर लगे हुए आधे पेनस नॉर्मल ग्लास यानी एक व्यक्ति का वजन भी ठीक से नहीं उठा सकते, जबकि आधे टेम्पर ग्लास हैं जो कि 2 व्यक्तियों का वेट आराम से उठा सकते हैं। 18 जोड़ियों की टाइल्स में से टेम्पर ग्लास पर ही पाँव रखें और गेम जीतने के लिए इस तरफ से दूसरी तरफ सेफली पहुंच जाए। और फिर गेम इस बंदे से स्टार्ट होता है जिसने नंबर 1 वाली जैकेट चुनी थी। ये व्यक्ति सोंगी हुन को देखते हुए सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह पहली बार सही टाइल पर जंप करता है, लेकिन दूसरी बार उसने गलत टाइल चुना और मारा गया। उसके बाद इन आंटी की बारी आती है जो पहली बार में ही मारी जाती हैं। देन हम इन वीआईपीज को देखते हैं जो लास्ट गेम को लाइव देखने आई थी। उन वीआईपीज में से एक बहुत ही ठरकी टाइप का था, इसलिए वह जुनहो को एक रूम में ले जाकर उसे एब्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन उल्टा जुनहो उस आदमी को बंदूक दिखाकर उससे गेम के सारे राज उड़वा लेता है। साथ ही अपने फोन में सबूत के तौर पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। जिन्होंने इन सभी के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया था। फिर वह उस आइलैंड से भागने की तैयारी करता है। इसके बाद हम वापस गेम पर लौटते हैं जहां इनके आगे वाले सभी प्लेयर्स ऑलरेडी मारे गए, जिसके बाद उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया और डर के मारे वहीं जमकर खड़ा हो गया। लेकिन तभी वहाँ ये लेडी आ जाती है और उससे कहती है कि पीछे हट, आगे मैं जाऊंगी। यह सुनकर वो पीछे हट जाता है, परंतु ये लेडी उसे कसकर जकड़ देती है। मैंने कहा था ना, धोखा देगा तो मार दूंगी। ऐसा मत कर। और फिर ये उसे अपने साथ लेकर गिर जाती है। अब केवल 4 प्लेयर्स ही बचे हुए थे, जहाँ ये 13 जैकेट वाला बंदा जो कि ऑलमोस्ट 30 साल तक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर चुका था, इसलिए वो लाइट रिफ्लेक्सिंग की मदद से टेम्पर्ड ग्लास को पहचान रहा था। यह देखकर फ्रंटमैन वहाँ के सभी लाइट ऑफ कर देता है, लेकिन यहाँ केवल 2 ही ग्लास बचे थे और वह लाइट बंद होने की वजह से टेम्पर्ड ग्लास को खोजने में काफी समय लगा रहा था, इसलिए सांगवू उसे धक्का मार देता है और ये तीनों लास्ट मूवमेंट पर गेम पार कर लेते हैं। वहीं सोंगी हुन देखता है कि उसका दोस्त पैसों के पीछे काफी लालची हो गया है, जो अभी किसी की जान की परवाह नहीं कर रहा था। फिर गेम खत्म होने के बाद उस पुल को तबाह कर दिया जाता है, जिससे एक कांच का टुकड़ा सेवियोक को लग जाता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तूने एक बेगुनाह को मारा है। थोड़ी अकल लगाओ। ये जो पैसा है ना, उसे जीतने के लिए हमें बाकी सब लोगों को मारना ही है, तो तुम्हें आसान मानो कि तुम्हारे लिए ये गंदा काम मैंने किया है। उधर हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो उस वीआईपी को बुलाने जाता है, जो कि वेटर के साथ रूम में गया था। फ्रंटमैन वहाँ देखता है कि वह वीआईपी बुरी हालत में बेहोश पड़ा है। साथ ही उसे एक वर्कर की लाश भी मिलती है, जिसे मारकर जुनहो ने उसकी जगह ली थी, लेकिन कपड़े चेंज करते वक्त उसकी पुलिस आईडी वहीं गिर जाती है, जिसे देखकर फ्रंटमैन को समझ आता है कि वह घुसपैठिया एक पुलिस ऑफिसर है। मुझे वो जिंदा चाहिए। वहीं जुनहो उस आइलैंड से निकलकर दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाता है। तब फ्रंटमैन भी कुछ आदमी लेकर उसके पीछे चला जाता है और वह लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन जुनहो उस पर गोली चला देता है और अब उसकी गन खाली हो चुकी थी। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। एंड तभी फ्रंटमैन उसे अपना चेहरा दिखाता है, जिससे जुनहो को पता चलता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका भाई इनवू है, जो कि जुनहो को बचने का एक मौका देता है। चलो मेरे साथ चलो। और उसे सरेंडर करके अपने साथ चलने को बोलता है, बट जिन्हू उसकी बात नहीं मानता और फिर इनवू उसे शूट कर देता है, जिससे वो पहाड़ी से नीचे समुद्र में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों को फाइनल गेम में पहुंचने पर अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, साथ ही बेहतरीन डिनर भी कराया जाता है। जब सेवियो को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। फिर रात के वक्त सोंगी हुन जाकर उससे मिलता है और वो एक टीम बनाकर सांगवू को हराने की बात करता है। क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? कैसा वादा? अगर हम दोनों में से कोई एक यहाँ से जिंदा बाहर निकलता है तो हम एक दूसरे की फैमिली को संभालेंगे। सेवियो उसे बोलती है कि अगर वो मारी गई तो सोंगी हुन उसके भाई का ख्याल रखे। ये कहकर वो बेहोश होने लगती है। तभी सोंगी हुन को उसके चोट के बारे में पता चलता है, इसलिए वो गार्ड से हेल्प मांगने जाता है। उतनी ही देर में सांगवू वहाँ आकर उसे मार डालता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सोंगी हुन के साथ मिलकर इस गेम से निकल सकते हैं, जिससे उसे खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता। सो सांगवू ने कमजोर सेवियो को मार दिया और यह देखकर सोंगी हुन काफी गुस्से में सांगवू की ओर बढ़ता है, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं क्योंकि फाइनल गेम अभी भी बाकी था। क्योंकि अगर तुम दोनों नहीं खेलते तो सब कुछ खत्म हो जाता और मुझे खाली हाथ इस जगह से वापस जाना पड़ता। उधर फ्रंटमैन को कंधे पर गोली लगी थी, जिसकी वो मरहम पट्टी करते हुए अपने भाई के बारे में ही सोच रहा था। फिर नेक्स्ट डे फाइनल गेम स्टार्ट होता है, जिसका नाम था स्क्विड गेम। अगर गेम के दौरान किसी वजह से कोई प्लेयर खेल जारी रखने की हालत में ना हो तो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। इसमें कुछ छोटे मोटे रूल्स भी थे, साथ ही वे गेम में फाइटिंग भी कर सकते थे, जिसके लिए यहाँ दोनों प्लेयर्स को एक एक चाकू भी दिया जाता है। इस गेम की कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी, बस यहाँ किसी भी तरह एक प्लेयर को जीतना था। बचपन में हम साथ में खेला करते थे, याद है ना?
इससे पार करने के बाद क्या होता है? जब सांगू और सोंगी हुन खेलना स्टार्ट करते हैं और जल्दी उनमें फाइट शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों काफी देर तक बुरी तरह लड़ते हैं, जहाँ सोंगी हुन सांगू को हरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं और फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। परंतु सोंगी हुन इस ट्रायंगल के अंदर नहीं जाता, बिकॉज वो जैसे ही उसमें कदम रखता तो गार्ड उसके दोस्त को शूट कर देता और सोंगी हुन स्क्विड गेम का विनर बन जाता। बट वह कुछ देर सोचने के बाद वापस आता है और क्लोज 3 के अकॉर्डिंग यानी वोटिंग द्वारा गेम को खत्म करने को कहता है। ये गेम आसानी से खत्म हो सकता है, हम दोनों खेलने से मना कर देता हूँ, गेम खत्म हो जाएगा। जिसका मतलब यह था कि दोनों में से कोई नहीं जीतता और प्राइज की रकम मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को भेज दिया जाता एंड उन्हें खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ता। परंतु सांगू इतना सब कुछ झेलने के बाद खाली हाथ जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुदकुशी कर लेता है और वह मरते टाइम सोंगी हुन से बोलता है कि वो प्राइज मनी से उसकी माँ की हेल्प करे। और फाइनली ये ब्रूटल गेम खत्म होता है। फिर फ्रंटमैन उसे घर ले जाने के लिए सोंगी हुन की आंखों पर पट्टी बांधता है। तुम्हारी जीत के लिए कांग्रेट्स, तुम बहुत अच्छा खेले। सोंगी हुन उससे पूछता है कि वे स्क्विड गेम क्यों चलाते हैं। फ्रंटमैन जवाब देता है एंटरटेनमेंट के लिए। ये अमीर लोग इंसानों को हॉर्स रेसिंग की तरह देखते हैं और इसका भरपूर आनंद लेते हैं। यह कहकर उसे एक एटीएम कार्ड के साथ वैन से उतार देते हैं और जब सोंगी हुन कार्ड को चेक करता है तो उसके अकाउंट में 45.6 बिलियन वॉन यानी 273 करोड़ रुपए थे। केहुन सुनो बेटा, क्या तुम्हें सांगू ने कॉल किया था? और जब वह घर पहुंचता है तो उसकी माँ ऑलरेडी मर चुकी थी। यह देखकर सोंगी हुन और भी ज्यादा टूट जाता है और फिर पूरे 1 साल बाद दिखाया जाता है कि सोंगी हुन अभी भी स्क्विड गेम के सदमे से बाहर नहीं निकला। साथ ही वो उस प्राइज मनी का एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यह पैसा उन लोगों के खून से रंगा हुआ है। यानी वो इन सब के पीछे खुद को जिम्मेदार मानते हुए गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। जब सोंगी हुन वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि प्लेयर नंबर 1 अभी भी जिंदा है। यह देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। सोंगी हुन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और अभी तक जिंदा कैसे हो। वह कहता है कि मेरा रियल नाम ओ इल्लाम है और मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुम उन पैसों का यूज क्यों नहीं कर रहे। पर सोंगी हुन उससे पूछता है कि उसने वो सब क्यों किया। तब ओ इल्लाम स्क्विड गेम को एक्सपोज करते हुए बताता है कि मैं ही इन गेम्स के पीछे का मास्टरमाइंड हूँ। जो पैसा लुटाता है उनकी जिंदगी में किसी तरह का कोई मजा नहीं रहता, इसलिए हम सब इकट्ठा हुए कि मजा लेने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। और उसने सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि वह जानता था कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। उसे वही बचपन जैसी बेफिक्र खुशी महसूस करनी थी और वह मजा मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलकर आया था और यही रीजन है कि मैंने तुम्हें उस कंचे वाली गेम में जीतने दिया। इसके अलावा ओ इल्लाम का ये मानना था कि दुनिया वाले बहुत मतलबी एंड बुरे हैं, इसलिए उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। परंतु सोंगी हुन को अभी भी इंसानियत पर विश्वास था। सो ओ इल्लाम उसे गलत साबित करने के लिए उसके साथ एक शर्त लगाता है कि अगर उनके सामने पड़े हुए उस बेघर व्यक्ति की किसी ने हेल्प की तो सोंगी हुन जीत जाएगा और अगर उसे किसी ने नहीं बचाया तो मैं जीत जाऊंगा और उसकी बात सही साबित हो जाएगी कि इंसान बुरे होते हैं। फिर उस बेघर इंसान को पुलिस वाले बचाने आ जाते हैं और तभी ओ इल्लाम की मौत हो जाती है। तुमने देख लिया ना, हार तुम्हारी हुई। सोंगी हुन के जाने के बाद हम इन्हू को देखते हैं जो कि उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां आया था। इस सब के बाद सोंगी हुन नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचता है, यानी अब वह उन पैसों का यूज कर रहा था। क्या आप मेरी दीदी को जानते हैं? हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ। और सबसे पहले शिवयोग के भाई को अनाथ आश्रम से निकालकर उसे सांगवू की माँ के पास छोड़ देता है। साथ ही उन दोनों के हिस्से के पैसे उसकी माँ को दे देता है ताकि वो अपना और उस बच्चे का ख्याल रख सकें। फिर सोंगी हुन अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जा रहा होता है और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि ये वही आदमी था जिसने उसके साथ वो ताकची गेम खेलकर उसे स्क्विड गेम के लिए भर्ती किया था। सोंगी हुन को अब तक लग रहा था कि ओ इल्लाम मर चुका है तो उसके साथ गेम भी खत्म हो गई होंगी, लेकिन यहाँ जब उसे वो रिक्रूटर दिखता है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है और जो गरीब व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है सोंगी हुन उससे वह कार्ड छीन लेता है। वापस करो मुझे। नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हें पता था कि जो लोग भी इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे वे कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। और जब वह उस नंबर पर कॉल करता है तो एक शख्स उसे कहता है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस प्लेन पर चढ़ जाओ और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी बिताओ, जबकि तुम्हारा यहाँ पर टिकना खतरे से खाली नहीं। परंतु सोंगी हुन कहता है कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर ही रहूंगा, साथ ही तुम लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचाऊंगा कि आखिर तुम लोग कौन हो एंड यहाँ पर क्या करते हो। नंबर 456, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। बहुत हुआ, मैं तुम्हारे किए पर तुम्हें माफ नहीं कर सकता। यानी अब सोंगी हुन ने यूएसए का रास्ता छोड़कर वापस अपना रुख बदल लिया होता है केवल और केवल स्क्विड गेम को एक्सपोज करने के लिए। एंड इसी हाई सस्पेंस के साथ स्क्विड गेम का सीजन 1 खत्म हो जाता है। खैर गाइस, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, आप सीजन 2 यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।